ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है कि जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो हमारे ही हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस घुसा है बेचारा वो वैसे ही हार जाता है कि माफी सरकार, अरे इतना खतरनाक टेम्परेचर हमें मत दो भैया, हम नहीं झेल पाएंगे। मतलब कि अगर हम लोग रेगुलेटरी टी सेल्स को मैनेज कर पाए किसी भी प्रकार से तो मजा ही आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा यार, कोई तामझाम नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि इसके पास में स्ट्रेंथ भी है, इसके पास में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये सारे के सारे फिजिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ अप्लाई नहीं होता भैया, वहां पर अप्लाई होते हैं क्वांटम फिजिक्स। नोबेल प्राइज का एकमात्र सॉल्यूशन मिल गया होगा, अब आप दूसरी वीडियो देखने के लिए नहीं जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के रिसेंटली आए हुए सभी नोबेल प्राइजेस के बारे में। हम इसमें बात करेंगे ना सिर्फ बायोलॉजी के बारे में या फिर मेडिसिन या फिजियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, या उसके साथ साथ हम बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी। तो आज के इस पूरे चैप्टर में हम लोग को ये पीडीएफ आप यहां से आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको ब्रीफ में एक बात बताऊं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मेडिसिन पर। मेडिसिन के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप सभी लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में पता होगा, लेकिन इस इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही शानदार पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी सेल्स, जो कि हम लोग हेल्पर और अटैकर टी सेल्स के बारे में पहले से ही जानते थे। लेकिन यहां पर इस बार जो प्राइज दिया गया है वो एक प्रकार का और टी सेल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। तो बेसिकली इस रेगुलेटरी टी सेल्स की डिस्कवरी पर और इसके वेरियस एप्लीकेशंस को खोजने पर हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारे लिए आया है वो है केमिस्ट्री पर। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये जो दिया गया है इस बार एक अजीबोगरीब फ्रेमवर्क है, मटेरियल आप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ये क्या है और इसके वेरियस एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हम इसको भी समझेंगे। और तीसरा और आखिरी हमारे पास में है फिजिक्स। फिजिक्स में इस बार बेसिकली जो टॉपिक डील हो रही है वो है क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। इस चीज पर हम जरा डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस पूरे क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, और आज में ही ये सारे जितने भी नोबेल प्राइज हमारे आए हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे इंडियन एक्सप्रेस का यहां पर आप देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में आया हुआ इस टॉपिक में लिखा हुआ है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन आउट, और यहां पर विनर्स ने क्या किया है, क्या मैटर करता है, वो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है कि नोबेल प्राइज मेडिसिन में जिसको मिला है उसमें से मैं आपको दिखाई देता हूं कि कौन कौन है। यहां पर इसमें 3 पर्सन है, मैरी ब्रूनको, फेडरिक और साइमन साकागुची। ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और यहां पर किसके बारे में दिया गया है तो यहां पर साफ साफ देख सकते हो आप लोग, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ना। फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, देखो इम्यून टॉलरेंस जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून जो कि हम बोलते हैं कि जैसे WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। कहीं से भी बाहरी पैथोजेंस अगर आते हैं, बाहरी कोई भी पैथोजन आता है, पैथोजन जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, इन सबके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम अभी कैसे काम करता है हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे, और उसके बेसिस पर फिर हम ये क्या डेवलपमेंट है उसको भी जरा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इन लोगों को स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है इस पर, और इसको कैसे काम नहीं करने देना है इस पर, ये दोनों चीजों पे हम जरा बात करेंगे। ये कैसे यहां पर पूरा प्रोविजन है इसको जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। इनका जो एक पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है, ये पूरा इम्यून सिस्टम का जो ट्रीटमेंट है, ये ना सिर्फ इम्यून सिस्टम की वर्किंग पर बल्कि ये हमारे ऑटो इम्यून डिसीजेस क्या होते हैं भाई, हम यहां पर लिख देते हैं। यहां पर जैसे कि आप लिख लो ऑटो इम्यून डिसीज। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो हमारे ही हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायबिटीज 1 का एग्जाम्पल दे सकता हूं। डायबिटीज 1
डायबिटीज 1 में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारे अंदर के बीटा सेल को ही मारने लगता है, क्योंकि यही बीटा सेल है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए ये ऑटो इम्यून डिसीज का एक रिस्पॉन्सिबल रीजन बन जाता है। इसके अलावा, ऑटो इम्यून डिसीजेस के अलावा, अगर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं या फिर कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इन तीनों ही जगहों पर इस रिसर्च का बहुत शानदार एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि ये पेरिफेरल इम्यून सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा हमारे प्यारे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारे लिए एक आर्मी के जैसा है। ये आर्मी जो कि हमेशा सीमा पर तैनात होता है और वो लड़ने के लिए तैयार होता है, कोई भी दुश्मन बस एक बार अंदर आके तो देखे। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी कोई दुश्मन, मतलब कि कोई पैथोजन यहां पर हमारे शरीर में अटैक करता है, तो सबसे पहले जिसको ये बात की भनक लगती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे पहले जिनको भनक लगती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये भी एक तरीके से WBC हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक कंपोनेंट है। तुरंत के तुरंत ये क्या करता है भयानक तरीके से हमारे शरीर में एकदम से ये साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन रिलीज करता है। ये साइटोकाइन क्या होते हैं भाई? आप सिंपली इसको ऐसा समझो कि तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, छोटा मोटा। जैसे और छोटा बात बताता हूं, तुम्हें कभी यहां पर कोई चींटी ने काटा, एकदम से वो फूल गया है ना, वहां पर इन्फ्लेमेशन आ गया। ये जो इन्फ्लेमेशन है, फीवर का आना है, ये सारे के सारे साइटोकाइन रिलीज की वजह से होते हैं। ये सिंबल है कि हाँ भाई हमारा इम्यून सिस्टम काम पर लग गया, भाई साहब अब जल्दी से निपटा डालेगा इन लोगों को। अब इसके बेसिस पर ये तो होते हैं हमारे लिए ऐसे रिस्पॉन्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स। कई बार इनसे काम बनता है, लेकिन कई बार इनसे कंप्लीट काम नहीं बन पाता है जब हमारे शरीर में कोई बहुत ही खतरनाक पैथोजन घुस जाता है। उस केस में हम डिपेंड होते हैं अपने डिलेड पैथोजन या फिर डिलेड रिस्पॉन्स पर। डिलेड रिस्पॉन्स पर, और यहां पर डिलेड रिस्पॉन्स के तौर पर हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर अंदर, यहां पर हम बोल रहे हैं लिम्फ नोड्स के अंदर अंदर बैठे होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स के अंदर कौन मिलता है हमें? हमें मिलते हैं लिम्फोसाइट्स। अब हमेशा याद रखना, लिम्फोसाइट्स भी भाई साहब एक WBC का ही पार्ट है। तो लिम्फोसाइट्स के अंदर अगर हम लोग क्लासिफाई करके देखते हैं ना, तो यहां पर हमें मिलते हैं अगेन दो टाइप्स के सेल्स। एक है हमारे लिए बी सेल और एक है हमारे लिए टी सेल। ये जो बी सेल हैं, इनको हम लोग मेमोरी बी सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनको एग्जैक्टली वो बात याद होती है कि अच्छा ये वाला पैथोजन आया है, अच्छा कोरोना वाला पैथोजन है, अच्छा कॉमन कोल्ड फ्लू वाला पैथोजन है, इन सबसे लड़ाई कैसे करनी है इसको सब याद है। और इसके अगेंस्ट में ये मेमोरी बी सेल क्या करता है? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो कि एंटीबॉडीज हमेशा काम करती है किसके अगेंस्ट में? उस पैथोजन के अगेंस्ट में। अब यहां पर हम आते हैं टी सेल्स में। टी सेल्स की जब हम बात करते हैं तो टी सेल्स फिलहाल अभी तक का, मैं आपको पुरानी थ्योरी बता रहा हूं, इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं आपको अभी फ्यूचर डेवलपमेंट भी समझाऊंगा कि इस नोबेल प्राइज में क्या एडवांसमेंट हुई है। तो अभी तक हमारे लिए सिर्फ दो ही टी सेल्स होते थे। एक होता था हमारा हेल्पर टी सेल और दूसरा होता था हमारे लिए अटैकर टी सेल। अटैकर टी सेल। तो जो हेल्पर टी सेल है, इसका काम क्या था भाई? इस साइटोकाइन रिलीज को और ज्यादा बढ़ा देना। इस साइटोकाइन रिलीज को ही ये और ज्यादा बढ़ा देता था। तुम्हारे शरीर में और खतरनाक फीवर चढ़ जाएगा, 102 डिग्री का बुखार आ जाएगा, है ना, पूरा बदन तपने लगे। इस गर्मी में तुम्हारे शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस घुसा है बेचारा, वो वैसे ही हार जाता है कि माफी सरकार, अरे इतना खतरनाक टेम्परेचर हमें मत दो भैया, हम नहीं झेल पाएंगे। तो वो वैसे ही कमजोर हो जाता है और उस टाइम पर इम्यून सिस्टम आता है, उसको दुब दुब लगाता है 2-3 मुक्के और वो खत्म कर देता है उसको। फिर आते हैं यहां पर ये हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, और जो अटैकर टी सेल होते हैं भाई साहब, इनका बहुत ही शानदार काम होता है। अटैकर टी सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली, इनको हम लोग अटैकर या किलर टी सेल्स बोलते हैं। ये बेसिकली इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इन्वेडर्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, और साथ ही साथ ये जितने भी हमारे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, उनका भी खात्मा कर देता है। तो जो अभी भी आए हैं उनसे भी निपटता है भाई साहब। और ये अटैकर टी सेल बोलते हैं, या फिर हम इसी को बोल देते हैं किलर टी सेल्स। तो दिस वाज हाउ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम वाज सपोज्ड
टू परफॉर्म, ये अभी तक का फंडा था। अच्छा, ये जो किलर टी सेल्स है ना, इनके लिए हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, टी सेल्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। एक्चुअल में देखो, जैसे मान लो कि कैंसर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं कि कैंसर का एक मान लेते हैं कोई ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब कोई ऐसा ही एक बॉडी का एक पार्ट है जहां पर कैंसर है, लेकिन उसको हमारा इम्यून सिस्टम मार ही नहीं रहा है। या फिर दूसरा कंडीशन बताता हूं, इसी का जस्ट ऑपोजिट कंडीशन क्या है, मतलब कि ट्यूमर या कैंसर में क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर में फॉरेन पैथोजन आए हैं, उनको हमारा इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज, ये याद ही नहीं कर पाता भैया कि ये है कौन, ये अपना है कि पराया है, इसको समझ में ही नहीं आता है। तो इसीलिए ये मान लेता है कि अच्छा अच्छा ये तो अपने हैं, इसमें अटैक नहीं करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, टाइप 1 डायबिटीज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है कि तुम्हारे जो हेल्दी सेल्स हैं शरीर के, हेल्दी सेल्स, उन पर ही कई बार तुम्हारा इम्यून सिस्टम हावी हो जा रहा है और वो अटैक कर दे रहा है, इम्यून सिस्टम अटैक कर दे रहा है। मतलब कि कहीं पर अटैक करना चाहिए वहां कर नहीं रहा है, और कहीं पर नहीं करना चाहिए तो वहां कर दे रहा है। इसका मतलब क्या समझे तुम, इसका मतलब है कि शरीर में कोई तो है ऐसा जो कि टी सेल्स को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बताता है। अच्छा, इस पर ना कुछ रिसर्च पहले से हुई थी। इस पर रिसर्च में एक्चुअल में ऐसी बात की गई थी कि पुराना बिलीफ क्या था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओल्ड बिलीफ क्या थी हमारी, इस सिस्टम को रिजॉल्व करने के लिए अभी तक हमारा सोच जो था वो जाता था थाइमस टेस्ट के लिए। थाइमस टेस्ट, तुम्हारे चेस्ट के हड्डी के पीछे वाले हिस्से पर थाइमस पाया जाता है। तो हम लोग बोलते थे कि भाई देखो, थाइमस टेस्ट में ये होता है कि जब भी टी सेल जब भी प्रोड्यूस होता था, तो इट वॉज सपोज टू बी पास्ड बाई थाइमस। थाइमस जो है ना, इनका कंट्रोल सेंटर, इनका एग्जाम, इनका यूपीएससी एग्जाम था कि बेटा एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हो कि नहीं, डीएम बनने लायक हो कि नहीं, पहले एग्जाम तो दो। तो यहां पर टी सेल्स का ना यहां पर जिक्र होता था, थाइमस में टेस्टिंग होती थी कि ये इम्यून सिस्टम को सही तरीके से पहचान पा रहा है कि नहीं, सही सेल को मार रहा है कि नहीं। अगर सही सेल को मार रहा है तो भैया इसको हम कर देते थे पास, लो भैया तुम जाओ बैटल फील्ड में जाओ, ब्लड में जाओ, लड़ाई करो, जो मर्जी आए करो, मस्त एकदम। लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो थाइमस इसको डिस्ट्रॉय कर देता था भाई साहब। हाँ, थोड़ा क्रूर एग्जाम है भाई साहब। यहां तो ऐसा थोड़ी ना होगा यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए खटाक, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये थाइमस ऐसा ही करता है टी सेल के साथ में कि टी सेल अगर सही काम कर रहा है तो पास करेगा, और नहीं काम कर रहा है तो खल्लास, खत्म। ये हमारा ओल्ड बिलीफ है। लेकिन अब हमें न्यू बिलीफ के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बेसिकली जो साइमन साकागुची, यहां पर मैं दिखा देता हूं इनको हमारे लिए, जो ये पर्सन थी साइमन साकागुची, इन्होंने काफी हद तक एक्सपेरिमेंट्स करके इस बारे में काफी चेंजेस दिखाए। चेंजेस में क्या था भाई, चेंजेस में ये था कि सर एक काम करते हैं, ये थाइमस जो है ना, ये थाइमस के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि टी सेल्स हमारा काम करना फेल कर जाता है। इस बारे में इनको समझ में आया कि देयर आर सर्टेन न्यू टी सेल्स। एक टी सेल्स जो है वो एक प्रकार के और भी होते हैं, न्यू टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी टी सेल्स, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं टीरेग्स। टीरेक्स मतलब कि रेगुलेटरी टी सेल्स। तो यहां पर जो रेगुलेटरी टी सेल्स है ना, कई बार यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई साहब ये काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अरे अरे कहां जा रहे हो, अरे भैया वो अपना सेल है यार, उसको नहीं मारना है, चलो हटो इधर आओ। वो रोक रहे हैं कि भैया तुम गलत सेल को मार रहे थे यार, ऑटो इम्यून डिसीज करा के छोड़ोगे क्या। और कई बार ऐसा होता कि जहां पर कैंसर का, जैसे देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं, मान लो कि ये इनका काम क्या था, इनका फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी टी सेल्स का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन के तौर पर आप समझ लो। एक फंक्शन तो ये है टू स्टॉप टी सेल्स अटैकिंग हेल्दी सेल्स, है ना,
ये हेल्दी सेल्स को अटैक करने जाते हैं और रोक देता है, अरे भैया नहीं यार वो अपने, इधर आओ, चलो, कहीं तुम भटक जा रहे हो भाई साहब, तुम्हारा दिमाग फिर जा रहा है। और दूसरा, कई बार ऐसा होता था, इनका ये तो अच्छी काम हो गई, लेकिन ये कभी कभी बुरे काम में भी फंस जा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई कैंसर का ट्यूमर है, इसके ऊपर ऊपर ये क्या करेंगे, सारे के सारे ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं ये इसके ऊपर चिपक जा रहे हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स जब इसके ऊपर चिपक जा रहे हैं, तो जो हमारा एक्चुअल में टी सेल है, जो एक्चुअल टी सेल है, अटैकर या किलर टी सेल है, वो जब इसके पास पहुंच रहा है तो बोल रहा है, अरे भैया यहां तो पहले से ही टी सेल लग रहे हैं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, इनको नहीं मारना, इनके लिए तो अपने पास रेगुलेटरी टी सेल है। मतलब यहां पर रेगुलेटरी टी सेल्स, मतलब कि यहां पर ये जो हमने बनाया है, इनका नाम है रेगुलेटरी टी सेल्स। यहां पर रेगुलेटरी टी सेल्स फेल भी हो जा रहे हैं। मतलब कई बार रेगुलेटरी टी सेल्स हमारी मदद करते हैं और कई बार रेगुलेटरी टी सेल्स हमें मुश्किल में डाल देते हैं, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स में। तो अब क्या हुआ, इसके बारे में जब पता चला ना, तो ये हुआ कि यार ये तो मजेदार चीज है यार। मतलब कि अगर हम लोग रेगुलेटरी टी सेल्स को मैनेज कर पाए किसी भी प्रकार से, तो मजा ही आ जाएगा। और तुक्के में भाई साहब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट जो यहां पर बाकी के दो साइंटिस्ट हम लोगों ने देखे ना, ये बाकी के दो साइंटिस्ट हैं अपने, फ्रेडरिक और मैरी। इन्होंने एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, और उस चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते टाइम उनको एकदम से एक जीन के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था, एक नया जीन आता है, इसका नाम था FOXP3। ये जो FOXP3 नाम का जीन है ना भाई साहब, इसने बहुत शानदार काम दिखाया। इसने बोला, इस चूहे के एक्सपेरिमेंट पर, माइस के एक्सपेरिमेंट पर हुआ कि हमने इसके सारे के सारे थाइमस निकाल दिए। इस चूहे के पास में कोई भी थाइमस है ही नहीं। तो अब इसके बेसिस पर अब इसका कोई भी टी सेल्स सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कोई बता ही नहीं पाएगा। हमारे पुराने थ्योरी के हिसाब से कोई नहीं बता पाएगा भाई, सही बात है। लेकिन उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, FOXP3 जो है ना, वो काम का निकला। वो काम क्या कर रहा है भाई साहब, वो रेगुलेट कर रहा है। इट इज बेसिकली गाइडिंग, दिस जीन इज गाइडिंग रेगुलेटरी टी सेल्स। हमें मिल गया भैया अपना फंडा। हमें समझ में आया कि अगर हमें रेगुलेटरी टी सेल्स का नंबर बढ़ाना है तो हम FOXP3 में छेड़छाड़ करेंगे, अगर इसका नंबर कम करना है तब भी हम FOXP3 में छेड़छाड़ करेंगे। हमें वो जीन मिल गया जो कि रेगुलेटरी टी सेल्स को, टी रेग्स को यहां पर कंट्रोल करता था। तो इसीलिए अब इसका मैटर समझना भाई साहब, बहुत ही शानदार मैटर है। अब तुम समझो कि अब तुम्हें एप्लीकेशन समझाता हूं। इसका एप्लीकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ ही गया, एप्लीकेशन समझाता हूं। पहला मान लेते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए ही। ऑटो इम्यून डिसीज किसी को भी हो अगर, तो उसका हम लोग रेगुलेटरी टी सेल्स जो हैं उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी हम बढ़ा दें भाई साहब। ये लो, बढ़ा दिया तो अब ज्यादा रोक लेगा, अरे कहां इम्यून, तुम कहां उसको मार रहे हो भाई, वो अपना है, चलो हटो वहां से, हटो करते करते अपना ऑटो इम्यून डिसीजेस ट्रीट हो गया। दूसरा हमारे पास में है कैंसर का। कैंसर के ट्रीटमेंट के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कैंसर के ट्रीटमेंट में हमने बोला कि भैया ये टी रेगुलेटरी सेल्स जो हैं ये तो चिपक जा रहे हैं। कोई भी ट्यूमर जो है इट इज सराउंडेड बाय द रेगुलेटरी टी सेल्स। हमने कहा अरे नहीं यार, इसमें क्या करो, रेगुलेटरी टी सेल्स जो है ना, इनका भैया नंबर कम करो यार, फटाफट से नंबर कम करो, ये फालतू में उछल कूद कर रहे हैं, कम करो। अब कैंसर के सरफेस से ये जैसे ही हटेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम खट से इन पर अटैक कर देगा। हो गया भैया इलाज, कैंसर के सेल्स गए काम से। तीसरा हम बोल रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम लोग अक्सर एक बीमारी का नाम सुनते हैं जिसका नाम होता है होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिसीज। इसका मतलब क्या है कि जिस होस्ट में, मतलब जिस शरीर में हम बाहर से कोई भी ऑर्गन को ग्राफ्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में दोनों में विरोधाभासी बात होती है। कैसे? मान लो कोई भी एक पर्सन है, उसके अंदर हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमने जैसे ही दूसरे इंसान से हार्ट उसके शरीर में डाला, उसका शरीर का इम्यून सिस्टम भड़क गया, बोला अरे ये कहां से आ गया, ये तो बाहरी है, मारो मारो मारो, अटैक करो। ये कौन बोल रहा है अटैक करने के लिए? रेगुलेटरी टी सेल्स ही तो है। तो रेगुलेटरी टी सेल्स को अगर हमने समझा दिया, सिखा दिया, बोला कि भैया देखो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा काम बढ़ा दे रहे हैं, जैसे ही इम्यून सेल्स इसको मारने के लिए आए, तुम उनको बोलना कि अरे ये अपने हैं रे पगले, निकल ले यहां से, ये अपने हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिसीज में जो हमारा ऑर्गन रिजेक्शन हो जा रहा था बार बार, इस ऑर्गन रिजेक्शन के चलते
आज के डेट में हम लोग काफी सारा काम कर सकते हैं, जहां पर हम लोग रेगुलेटरी टी सेल्स को या फिर टी रेक्स जिसको हम बोल रहे थे, इनको कंट्रोल करके हम ऐसे ऑर्गन रिजेक्शंस को रोक सकते हैं, ऑर्गन रिजेक्शंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हो गया ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी बहुत ही शानदार एप्लीकेशन। आई होप कि आपको ये तीनों बातें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई हैं। तो भाई अब तुम खुद ही सोच लो कि क्या ये अब वर्दी है? भैया बहुत वर्दी है यार, इतने सारे प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आए रेगुलेटरी टी सेल्स। तो आज के बाद से अब हम टी सेल्स में तीन बातें पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे, हेल्पर टी सेल्स, अटैकर या किलर टी सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स। ये बात याद रहेगी हमेशा। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। अब यही सारी भाषाएं बेटा न्यूज़पेपर में भी लिखी गई हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हें सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी न्यूज़पेपर की भाषा में भी दे दी है। तुमको जहां से समझ में आए तुम वहां से पढ़ लेना। दूसरा, इसी तरीके से केमिस्ट्री की बात करते हैं यार। केमिस्ट्री में क्या बोला? यह बोलता है कि नोबेल प्राइज 2025 केमिस्ट्री विनर्स जो हैं, अब इन्होंने क्या किया, इनका रियल वर्क क्या है, वो सब हम समझते हैं। समझना जरा, यहां पर ये तीन लोग हैं, इनमें से है एक सुसुमा कीतागावा, एक है रिचार्ड रोबसन और एक है ओमार एम यागी। ये तीन पर्सन जो तुम यहां पर देख रहे हो, इन्होंने कुछ बनाया जिसका नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है। बस ये क्या है भाई? अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर। अब ये काम कैसे करता है मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से एकदम एनालॉजी के बेसिस पर डिफाइन कर देता हूं, इसमें कोई पंगा आएगा ही नहीं। देखो, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा यार, कोई तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल। भाई ये पूरा सीरीज ही इसीलिए फेमस है क्योंकि हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, हम ना एक रूम बनाना चाहते हैं भाई, एक रूम बनाना चाहते हैं। ये रूम के ना चार पिलर्स हैं, इस रूम के ये चार पिलर्स हैं और इनके इनके बीच में हम बना देते हैं दीवाल, इनके इनके बीच में हम बना देते हैं दीवाल, इनके इनके बीच में हम बना देते हैं दीवाल, और यहां से भी हम एक दीवाल बना देते हैं भाई। ये फ्रंट दीवाल बन गई। तो हमने चार दीवालें बनाई और चार पिलर्स बनाए, यही तो बोला हमने, है ना? ये बात समझ में आती है ना, चार दीवालें और चार पिलर्स। हमने बोला देखो दो चीजें हैं। देखो, तुम अभी अपना केमिस्ट्री रिवाइज करो पहले। तो केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आती होंगी। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेसिक्स, इसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट को जब भी जज करते थे तो इनका केमिकल रिएक्शन जो होता था वो किसके बेसिस पर हम तय करते थे? तुम सब लोग को यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इन केमिकल रिएक्शंस को हम जज करते थे इनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब। हम बोलते थे कि अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो भैया ये गंगा नहा लेंगे, है ना, ये स्टेबल हो जाएंगे, बोलेंगे हम तृप्त हो गए भैया, अब और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। लेकिन या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए हम लोग बोलते थे कि या तो देखो भाई तुम्हारी वैलेंसी कितनी, मतलब वैलेंसी इन द सेंस कि तुम कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स लेके आए हो। अगर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कुछ हैं, तो हम बोलते थे कि भैया तुम लूज कर दो यार, इलेक्ट्रॉन लूज कर दो और अगले वाले, इसके अंदर वाले ऑर्बिट में तो बैठे ही हैं तुम्हारे स्टेबिलिटी में, तुम्हारा बस आउटर मोस्ट शेल ही है, तो इनके नंबर्स 1 2 3 ही इनकी क्या बन जाती थी? वैलेंसी बन जाती थी। लेकिन अगर हम लोग यही बोलते कि अगर किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इनको बोलते थे कि यार तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तुमको बस 1 इलेक्ट्रॉन और दे दें भाई साहब तो तुम गंगा नहा लोगे। तो उस केस में इसकी वैलेंसी हम बोल देते थे 1, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3, ये तो बोलते थे। हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते थे कि भैया तुमको हम इलेक्ट्रॉन्स और दे रहे हैं, तुम स्टेबल हो जाओ, टेंशन मत लो। और इनके लिए क्या करते थे? हम बोलते थे तुम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठे हो अपने आउटर मोस्ट शेल में, दे दो हमें भाई साहब, तुम स्टेबल हो जाओ। तो हर बार हम वैलेंसी डिफाइन करते थे। ये बात बिल्कुल क्लियर आप आ रही है? अब ये तो एक बेसिक हुआ, बात करते दूसरे बेसिक पर। हम जब भी मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के पास एक बहुत ही बेसिक फंडा होता है जिसके अंतर्गत वो बोलते हैं कि भाई साहब देखिए, मेटल्स के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि सर हम कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ भाई हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इनके लिए? ये बोल रहे हैं कि हम तो सर देखो हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कहीं से भी अटैच होने का, मतलब कि हम सबसे पहले तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले हैं। हाँ भैया, हम मजबूत एटम्स हैं, ऐसे वैसे नहीं है, अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, हम मजबूत हैं भाई साहब। और दूसरा, दूसरे तरफ अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था भाई? कार्बन और हाइड्रोजन होते होंगे। लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन कभी हमने हेक्सागोनल पैटर्न में जोड़ दिया,
कभी हमें इनमें पेंटागनल पैटर्न में जोड़ दिया, कभी हमने इनको जिगजैग पैटर्न में जोड़ दिया, कभी हमने इनको कार्बन चेन जो बनते हैं ना, वो सिंपल कार्बन चेन ऐसे 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 लीनियर फॉर्म में जोड़ दिया। मतलब हमने बोला कि भैया ये जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं ना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। मतलब इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में कार्बन हाइड्रोजन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही शानदार है। ये बात तो मानते ही होगे। दोनों को जोड़ दो, हम क्या करें, मेटल जैसे पिलर्स बना दें, है ना। जैसे यहां पर तुमने व्हाइट कलर में देखा, ये सारे के सारे व्हाइट कलर वाले जो भी हैं, दीज आर द मेटल्स, है ना। ये सारे के सारे क्या है भाई, मेटल्स हैं। और जो तुमने दीवालें बनाई हैं, वो तो फ्लेक्सिबल है भाई साहब, वो तो फ्लेक्सिबल है। उसको हमने बोल दिया कि हम इसको ना ऑर्गेनिक मटेरियल से बना देंगे यार। और यहां पर हमने बोला कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बना रहे हैं क्या, हम बना रहे हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। एक नया मॉलिक्यूल का इजाद कर दिया हमने, एक नया मॉलिक्यूल डिराइव कर दिया हमने। अब ये जो नया मॉलिक्यूल हमने डिराइव किया ना भाई साहब, ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि इसके पास में स्ट्रेंथ भी है, इसके पास में फ्लेक्सिबिलिटी भी है भाई। मजा आया क्या? अच्छा, अब इसका करेंगे क्या सर? डब्बा बना तो दिया हमने कहा भैया डब्बा बना दिया तो अब इसके अंदर कुछ भर भी दो। डब्बा बना दिया तो सर क्या भरें? अरे भरने के लिए बड़ी सारी चीजें यार, इसके एप्लीकेशन अथाह हैं। जरा इस बात को यहां पर से समझ सकते हैं हम लोग। कहां गया भाई, कहां गया, ये लो भाई, ये देखो भाई, क्या क्या कर सकते हैं हम। जरा यहां पर आ जाता हूं मैं ताकि तुम लोग को भी दिखे। यहां पर से देखो, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं भाई साहब हम इससे। मतलब ये जो एमओएफ है, दे कैन एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ड्राई एयर। रेगिस्तान में जाओगे वहां से भी पानी चूस लाएंगे ये सब, तो तुरंत के तुरंत वहां पर वाटर स्कार्सिटी को बचा सकते हैं। दूसरा है पॉल्यूटेंट रिमूवल। उस डब्बे में तुम क्या करो, हार्मफुल गैसेस, कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन को ट्रैप कर दो उसको, तो ये भी बना सकते हैं। कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज कर सकते हैं, फ्यूल बनाने के लिए फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। इसको तुम ऐसा समझो बेटा, सिंपल समझो कि ये जो तुमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये तुम्हारे लिए कैसा काम कर रहा है? ये तुम्हारे लिए काम कर रहा है कि स्पॉन्ज जैसा। जैसे स्पॉन्ज में तुम होता नहीं कि तुमने अगर रायता फैला दिया, रायता छोड़ो, पानी फैला दिया तो तुम स्पॉन्ज लेके आते हो और उसमें सारा का सारा पानी सोख कर लेता है और तुम बोलते हो अरे वाह जमीन सूख गई। तो वैसे ही समझ लो, ये जो हमारे एमओएफ्स होते हैं वो बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे ही होंगे। अब उनके अंदर वो स्पॉन्ज जो एमओएफ्स है हमारे लिए, एमओएफ्स जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा पोरस नेचर के होंगे। पोरस नेचर के होंगे तो ये जो गैप्स होंगी, इन गैप्स में हम लोग अपने इच्छा अनुसार किसी भी चीज को पैक कर सकते हैं। पानी पैक करना है तो उसके लिए अलग डिजाइन, हमें हवा पैक करना है उसके लिए अलग डिजाइन, हाइड्रोजन पैक करना है उसके लिए अलग डिजाइन। हमें जो चाहिए हम उस हिसाब से उस पर पैक कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो एमओएफ्स बन रहे हैं, इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई क्या? आसानी तो है यार, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हो, कार्बन कैप्चर की बात हो, हाइड्रोजन स्टोरेज की बात हो। अच्छा, एक और चीज बहुत ही शानदार यहां पर, हाइड्रोजन स्टोरेज छोड़ो, एक और बहुत ही बढ़िया बताता हूं मैं। जैसे कि एक कंडीशन, एक एग्जांपल और भी ले सकते हो इसमें, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग का क्या मतलब है? अच्छा, तुम लोग को पता होगा कि फल कैसे पकता है यार, फल कैसे पकता है यार। हम बोल रहे हैं कि फल सर पकता है इथाइलिन गैस से, है ना। इथाइलिन गैस से फल जो है जल्दी पक जाता है। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। जहां फल जा रहा है उसके साथ हम एमओएफ्स भी डाल देते हैं। एमओएफ क्या करेगा, उनका सारा इथाइलिन गैस एब्जॉर्ब कर लेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगा इथाइलिन गैस, ना पकेगा फल। तो फल की शेल्फ लाइफ हमने क्या कर दी, शेल्फ लाइफ बढ़ा दी भाई। और क्या, ज्यादा दिन तक कच्चा रहेगा वो, जब मर्जी आए तो वैसे ही जैसे ही हमने एमओएफ उससे हटाया वो फिर से तुरंत ही पक जाएगा। तो हमारे ऊपर रहेगा अब ये। तो इसीलिए शानदार एप्लीकेशंस के साथ ये भी अपनी बढ़िया बात तुम देख सकते हो। चलो ये भी बात हो गई। अब अपना आखिरी आर्टिकल आता है, वो आता है क्या, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला, अरे फिजिक्स वाला तो हम है ये तो आर्टिकल है। हाँ, फिजिक्स वाला। फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो दिया गया 2025 का, उसके बारे में जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है, साहब लोग कहां गए, यहां पर लिखा है 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। 3 साइंटिस्ट में वो फोटो शायद इस वाले में मिस कर दिया मैंने, फोटो नहीं लगाई उन लोगों की। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा नेट पर सर्च कर लेना कि 3 साहब लोग जो उनको दिया गया है, उनका नाम मैं बस यहां पर पढ़ लेता हूं कि नोबेल प्राइज कहाँ गया यार, इसमें नाम नहीं दिया इन लोग का, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, होगा, वैसे भी नाम हमें कौन सा याद रखना है। तो
नाम के लिए भाई साहब तुम एक बार देख लेना, है ना, नीचे गूगल, चलो कोई कमेंट करके बता दो यार। अच्छा लिखा तो है यार, ये मिल गया, ले लो लो। अरे मत कहीं मत जाओ। एक है जॉन क्लार्क, एक है माइकल डेवरॉट और एक है जॉन मार्टिनिस। इनको 2025 में अवार्ड दिया गया। किसके ऊपर दिया गया भैया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे भैया इतनी भारी भरकम शब्द हमें कैसे समझ में आएगा? अभी समझा देते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दोनों को जरा मैं तुम्हें डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि जब भी तुम मान लो कोई इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो, या फिर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या फिर तुम किसी भी प्रकार से मान लो कोई व्हाट्सएप मैसेज चला रहे हो, इन सभी सिचुएशन में तुम क्या ट्रांसफर करते हो बेटा? डेटा। डेटा का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है। डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स में कहीं पर कोई भी ब्रीच आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इस सिचुएशन पर जो भी, यहां पर एक मिनट बस मैं इसको वापस से समझा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ, यहां पर मैं समझता हूं कि ये सभी जगहों पर जितने भी डेटा का आदान प्रदान होता है, उस डेटा के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं केमिकल सर्किट्स का इस्तेमाल होता है। अब जरा हम इसको केमिकल सर्किट की नजर से देख लेते हैं। हम मानते हैं कि मान लो कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर तुम एक बॉल को ऐसे फेंक देते हो तो ये बॉल जो है अपने प्रेडिक्टेबल पाथ पर जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है भाई। सिमिलरली अगर मान लो तुम अगर तुमने, ये पंखा चल रहा है भाई ऊपर, पंखा चल रहा है, तुमने बटन बंद किया, पंखा बंद हो गया भाई। अरे वाह, हमारा एक एक्शन उसके एक रिएक्शन के लिए, प्रिडिक्टिव रिएक्शन के लिए फेमस है। और तीसरा अगर मैं बोल देता हूं तुम्हें कि अगर तुम सीधे सीधे जा रहे हो और सामने तुम्हारी दीवार है, तुम ऐसे सीधे सीधे जा रहे हो धड़ल्ले से, सभी दिखाता हूं दीवार को, और जाके तुम दीवार में थोड़ा हमसे भिड़ते हो, तुम्हें लगा था कि तुम पार कर जाओगे लेकिन पार नहीं कर पाए। ये सब बात हो रही है किसमें? हमारे रियल वर्ल्ड की, हमारे रियल फिजिकल वर्ल्ड की, जहां पर हम एक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट दैट मच ट्रू when we delve into the atomic size of it। जैसे ही हम एटॉमिक साइज में घुसते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के साइज में बात करते हैं, ये सारे के सारे फिजिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ अप्लाई नहीं होता भैया। वहां पर अप्लाई होते हैं क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स को प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बड़े सारे नियम कानून वहां पर बिल्कुल अलग चलते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करता हूं, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? कि भाई एक पर्टिकुलर चीज अगर सुपरपोजिशन हम जो बोल रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मल्टीपल डायरेक्शंस में, हम बोल रहे हैं दो पोजीशन में ये काम कर सकता है। मतलब कि ये हो सकता है कि अगर स्पिन की हम बात करें, स्पिन, तो ये लेफ्ट टू राइट भी स्पिन कर रहा है और राइट टू लेफ्ट भी स्पिन कर रहा है। तुम इसको तब तक नहीं बता सकते जब तक कि तुम इसको सही तरीके से देख के पकड़ ना लो कि अरे 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 ये तो ऐसे मूव कर रहा था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब तक हम नहीं देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, हम बता नहीं पा रहे हैं किधर घूम रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही डिस्टॉर्टेड घूम रहा है। तुमको पता तो चल रहा है कि अच्छा ये घूम तो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में घूम रहा है यू डू नॉट नो, है कि नहीं? तुमको बता सकते हो कि मेरा हाथ किस डायरेक्शन में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है? नहीं पता भाई। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हमने देखा डिटेल में कैमरा रिकॉर्ड करके स्लो मूवमेंट में, अच्छा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो नॉर्मली सुपरपोजिशन क्या कहता है कि क्वांटम स्टेट्स जो भी होते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अगर ये सुपर इंपोज्ड है तो इसका मतलब है कि ये दोनों, सॉरी इसका भी छोड़ देते हैं, हम सुपरपोजिशन को ऐसा समझते हैं कि कोई भी मान लेते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज या फिर ये 1 और 0 दोनों शो कर सकता है। जैसे कि मान लो तुम बोल रहे हो कि स्विच ऑफ कर दिया फैन, पंखा बंद हो जाएगा, स्विच ऑन कर दिया फैन, पंखा चालू हो जाएगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि ये जो ऐसा स्विच है ना, इस टाइम पर स्विच ऑन भी है और स्विच ऑफ भी है। तुम पगला जाओगे कि भाई क्या कहना क्या चाहते हो, हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हाँ नहीं होता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में होता है। दूसरा जैसे इंटैंगलमेंट, इंटैंगलमेंट ये बोलता है कि अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, अगर एक बार इनके बीच में बातचीत हो गई कि भैया क्या करना है, हमने बोला सेम सेम रहना है, ठीक है भाई। अब सेम सेम रहने की जगह पर वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को तुम कितना भी डिस्टेंट अपार्ट कर दो, ये दोनों आपस में पता नहीं किस इनविजिबल पावर के साथ में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जहां पर भी इसमें कोई भी चेंज लेके आओगे, इस वाले में अपने आप ही चेंज हो जाएगा।
इनको कितना भी दूर कर दो, इनको दूसरे प्लैनेट पर भेज दो, दूसरे ब्रह्मांड में भेज दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। ये कैसे हो पाता है मैं पता ही नहीं चलता। तीसरा जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग। अब क्वांटम टनलिंग में क्या हुआ जरा इसको समझते हैं। यहां पर क्वांटम टनलिंग को यूज करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस एग्जाम्पल में हम लोग एक जोसेफसन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जोसेफसन जंक्शन के बारे में हम जरा पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमने एक साइंटिस्ट थे जोसेफसन नाम से, उन्हीं का है ये। इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमने ना दो सुपर कंडक्टर्स ले लिए। ये क्या है भाई हमारे लिए, दीज आर द सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स। लेकिन इस सुपर कंडक्टर को हमने एक बहुत ही पतले एक थिन सीट ऑफ इंसुलेटर से अलग अलग कर दिया। और अब इसको अगर हम लोग बहुत ही माइन्यूट लेवल पर काम हो रहा था, ये सब है ना, सुपर कंडक्टर तो है लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत ही माइन्यूट स्केल पर काम हो रहा है, एटॉमिक स्केल पर काम हो रहा है। तो हमने बोला सुपर कंडक्टर है, तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन तो थे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे। अब लेकिन एक्चुअल में हमारे सामने क्या होना चाहिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, ये आएगा इलेक्ट्रॉन और बोलेगा अरे भैया यहां तो लकड़ी का गुटका लगा हुआ है, लकड़ी से तो हम कभी ट्रैवल ही नहीं कर सकते सर, हम तो इंसुलेटर है। लेकिन बोला कि अरे कुछ नहीं, तुम इधर भी आ जाओगे। इट सीम्स लाइक कि जो चीजें असली जिंदगी में कोई पार ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में जा ही नहीं सकता, ट्रैवल ही नहीं कर सकता, उसने क्या किया, यहां पर ना एक टनल बना दिया और बोला कि अरे वाह अब रास्ता दिखेगा हमें, खटाक से पार हो गए। इसी को हमने क्या बोला, क्वांटम टनलिंग बोला। और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही हुआ। तो वहां पर ये डिजाइन हुआ कि यार कैसे चल रहा है भाई साहब ये, हाउ दिस इज पॉसिबल, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये टनलिंग जैसा कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो आखिरकार ये जो टनलिंग वाला था, इस बेसिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डिराइव होना स्टार्ट हुए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट यहां तक रुका नहीं। एक एक्सपेरिमेंट दिमाग में ये आता है कि यार अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो इस सर्किट को हम कितना बड़ा कर दें, इस सर्किट को हम कितना बड़ा कर दें कि हमें क्वांटम टनलिंग दिखने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, यहां पर जैसे अभी हमें कुछ एटम्स के बारे में बात कर रहे थे, हम अब इससे एक बड़ा सर्किट क्रिएट करते हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स को साथ में, बिलियंस ऑफ एटम्स का सर्किट बना देते हैं हम, और फिर देखते हैं कि उसमें क्वांटम टनलिंग जैसा कुछ भी बिहेवियर शो करता है कि नहीं करता है। और ताजुब की बात थी कि देर आर सर्टेन साइजेस जहां पर हम लोगों ने देखा कि वो एक बिलियंस ऑफ एटम्स के लिए भी ये परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा था। इसी चीज को हम लोगों ने क्या बोला, इसी चीज को बोला मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। क्या बोल दिया हमने इसको हमने बोल दिया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। तो जो ये एक्सपेरिमेंट एक दो एटम्स के साथ में हम कर रहे थे या सर्टेन एटम्स के साथ में कर रहे थे, बिलियंस ऑफ एटम्स के साथ में किया तो भी ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। इसके बेसिस पर हमने इसको क्या बोल दिया भाई, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी क्वांटाइजेशन है, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर है, वो भी पॉसिबल हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने इसीलिए बड़ा सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट से जैसे ही वो करंट पास हो गया तो हमने क्या बोला, अरे यार ये तो क्वांटाइजेशन हो गया, ये तो ट्रांसफर ऑफ सर्किट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गया। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल का काम था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो हम बोल रहे हैं कि ये ना बिल्कुल पॉसिबल हो पाया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आखिरकार दिक्कत क्या थी, देखो दिक्कत ये थी कि जब भी ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम टनलिंग परफॉर्म कर रहे थे तो स्लाइटेस्ट ऑफ वाइब्रेशंस फ्रॉम द सराउंडिंग, छोटी सी नॉइस, वाइब्रेशन, आवाज, फूंक, हवा चलना, ये सब कुछ भी अगर होता तो ये एक्सपेरिमेंट डिस्टॉर्ट हो जाता। इनको इतने लिमिटेड एनवायरनमेंट में इस चीज को करना पड़ा। और ये सब कब कर रहे हैं पता है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है बेटा 1980s में हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये 1980 के दशक का 40-45 साल पुरानी बात है ये सब। तो ये 40-45 साल जो पुरानी बात है ना, उसी टाइम पर लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन लोगों ने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लेटर ऑन जिन्होंने भी ध्यान दिया, आज इन्हीं सबके बदौलत हम लोग आज के डेट पर क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड कर चुके हैं।
क्वांटम कंप्यूटर्स में भी बिल्कुल यही होता है कि वहां पर भी हम लोग सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंडक्टर्स से करंट पास कराते हैं, कई सारे इंसुलेटर्स भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये रियल वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत शानदार काम कर रहा है। रियल बिहेवियर क्वांटम का कैसा है, कितने बड़े साइज तक इसकी लिमिटेशन क्या है, इतना तो हम लोग नहीं ब्रीच कर पाए, लेकिन इसने एक अपॉर्चुनिटी दे दी हमें कि कैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी क्वांटम काम कर सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि लार्ज सिस्टम्स भी होंगे अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के, तो वहां पर भी हम लोग अपने क्वांटम नेचर को, क्वांटम बिहेवियर को शोकेस कर सकते हैं। दैट्स इट, यही पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो अब इन तीनों के नाम अगर तुम्हें मैं बस जाते आते पढ़ा देता हूं, यही पूरा आर्टिकल था अपना। अगर जाते आते मैं तुम्हें नाम पढ़ा दूं बेटा बस, कि ये देखो भाई, पहला था हमारे लिए क्या, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमने पढ़ लिया भाई। दूसरा हमने जो पढ़ा वो भी दिखा देता हूं भाई तुम्हें। हमने पढ़ा किस लिए मिला इनको, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, एमओएफ, एमओएफ के लिए मिला इनको, ये भी हमने पढ़ लिया भाई। और तीसरा हमने पढ़ा इनको किस लिए मिला है, हमने बोला कि फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस मतलब कि इम्यून कैसे काम करता है, कौन टॉलरेट कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन, मतलब इम्यून सिस्टम को पेरिफेरल नेचर पर, बाहरी तरीके से वो कैसे काम करता है। कभी कैंसर सेल के बाहरी सेल पर अलग तरीके से काम कर सकता है, ये किसी ऑटो इम्यून डिसीज के लिए अलग तरीके से काम कर सकता है। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी टी सेल्स का इन्होंने खोज किया, डिस्कवर किया, उसके लिए इन लोग को नोबेल प्राइज दिया गया। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आए हैं और आपको ये पूरा सेशन अपने लिए नोबेल प्राइज का एकमात्र सॉल्यूशन मिल गया होगा। अब आप दूसरी वीडियो देखने के लिए नहीं जाएंगे, यही मेरा इस वीडियो से मकसद था। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं ये पीडीएफ डाल दे रहा हूं बेटा, इसको एक बार जरा आप लोग बस पढ़ लेना है ना। ये सारी बातें जो यहां पर लिखी हैं, इसको आर्टिकल को एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आपको मजा आया और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।